अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक है आज हमारा रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, हम उसको इंडिविजुअली रोज़ और कॉलम में जो है सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये मैट्रिक है हमारे पास A m/n, ठीक है, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम इस मैट्रिक को इंडिविजुअली रोज़ की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो है R1, ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है R2, इसी तरह से थर्ड रो आएगी, फोर्थ रो आएगी और ये mth रो है। ठीक है, इसी तरह से इन सब को हम कहते हैं रो वेक्टर्स। ठीक है ना, ये रो वेक्टर्स है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, इसी तरह से कॉलम वेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, कि देखें ये मेरे पास मैट्रिक है। अब अगर मैं इसके कॉलम वेक्टर राइट करूँगी तो ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, इसी तरह से फोर्थ कॉलम होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा और ये लास्ट में nth कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे कॉलम वेक्टर हैं इसी मैट्रिक्स के। ठीक है, ये कॉलम्स हैं, ये इनकी नोटेशंस है C1, C2, C3। उसी तरह से ये रो वेक्टर्स हैं R1, R2, R3। कॉलम्स को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, रो की फॉर्म में, कि कॉलम का ट्रांसपोज। ठीक है, कॉलम को हमने रो की फॉर्म में लिख कर उसका ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, इसको हमने डिकम्पोज किया है इन द फॉर्म ऑफ रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स। अब आज हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली आज हमने पढ़ना है रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। ठीक है, अपने नाम से बता रहा है रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। ऐसी वेक्टर स्पेस होगी जो कि किसी मैट्रिक्स की रो से जनरेट की गई हो, उसको हम कहते हैं रो स्पेस। ठीक है, सिमिलरली ऐसी वेक्टर स्पेस जो कि किसी मैट्रिक की कॉलम से जनरेट की गई हो, स्पेन की गई हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम स्पेस। ठीक है, जब भी आप रो स्पेस फाइंड करें या कॉलम स्पेस फाइंड करें या नल स्पेस फाइंड करें, ज़रूरी है कि आप अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट हो ओरिजिनल मैट्रिक ए के। ठीक है, जब आपके पास एक रिड्यूस्ड एचेलॉन मैट्रिक आ जाएगा तब आपके पास आप इजीली उसमें से कंपेयर कर सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, अगर रो स्पेस निकाल रहे हैं तब भी आप इजीली लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर कॉलम स्पेस निकाल रहे हैं तो इजीली लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये मेरे पास एक मैट्रिक है, ठीक है, ए। इसकी अगर मैं रो स्पेस या कॉलम स्पेस निकालूं, या अगर रो स्पेस कॉलम स्पेस ना भी निकालूं, अगर मैं इसमें से सिर्फ देखना चाहूँ कि कौन से वेक्टर्स हैं, कौन से रो वेक्टर्स जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, देन उसके लिए क्या करना होगा, मुझे ए को कन्वर्ट करना होगा रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। प्रॉपर रो ऑपरेशन लगाएं। ठीक है, वन है पड़ा, लीडिंग वन है पड़ा, इसके नीचे वालों को जीरो करना है। कैसे जीरो करेंगे, ये R2 + 2R1, ठीक है, R3 + R1, ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ सेकंड एलिमेंट अदर कॉलम में भी हमें लीडिंग वन चाहिए, यहाँ पर वन करना है। इसको क्या करेंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को। ठीक है, क्योंकि सेम है ना तो यहाँ पर वन आ जाएगा। फिर उसके बाद वन आ गया तो यहाँ और यहाँ ज़ीरो करने के लिए सेम R3 - R2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी R2 - 2, एक मिनट, R1 - 2R2। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद देखें ऑटोमेटिकली जो है थर्ड रो ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अगर मैट्रिक्स की कोई रो खुद ब खुद, ठीक है, अगर मैट्रिक्स की कोई रो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई है बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशंस, ठीक है, अगर मैट्रिक्स की कोई रो ज़ीरो हो गई है तो इट मीन्स कि वो जो रो है वो लीनियरली डिपेंडेंट थी। ठीक है, तो उस रो को छोड़कर बाकी जो दो रोज बच गई हैं, वो जो रो वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारी बेसिस की कंडीशन थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पेन भी करें। चूंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली स्पेन भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बना रही हैं, रो स्पेस बना रही हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉलम स्पेस के लिए क्या है कि देखें, ये कॉलम है, कॉलम वेक्टर C1, C2, C3, C4। ठीक है, तो कॉलम वेक्टर के लिए आपने क्या करना होगा, उसी मैट्रिक ए को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कौन से कॉलम है जिसमें लीडिंग एलिमेंट है और बाकी सारे के सारे ज़ीरो। देखें, यहाँ पर ये लीडिंग एलिमेंट है और बाकी सारे ज़ीरो, यहाँ पर ये ज़ीरो और ये लीडिंग एलिमेंट 1, ठीक है, और ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद देखें, अगर मैं फ़र्ज़ करूँ इसको लीडिंग एलिमेंट, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे A1 के ऊपर A11 पे ऑलरेडी लीडिंग है पड़ा।
ठीक है। फर्स्ट रो में लीडिंग एलिमेंट कंसीडर हो गया है 1 यहाँ पर, ठीक है। सेकंड रो में भी लीडिंग एलिमेंट कंसीडर हो गया है, ठीक है यहाँ पर। अब थर्ड रो में करना था, तो थर्ड रो में चूंकि ये दोनों ज़ीरो हो रहे हैं और कहीं पर पॉसिबिलिटी नहीं हो रही क्योंकि ये दो हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि बस ये दो जो है इन्हीं में ही लीडिंग एलिमेंट है, बाकी जो ये वाले हैं ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। इनमें लीडिंग वन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। C1 एंड C2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके लिए बेसिस बना रहे हैं कॉलम स्पेस के लिए। कॉलम स्पेस क्या था कि ऐसी वेक्टर स्पेस जो कि किसी मैट्रिक्स के कॉलम से जनरेट की गई हो, ठीक है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर आप उसके ऊपर कोई रो ऑपरेशन लगाते हैं तो रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो चेंजिंग आई है मैट्रिक्स की, वो मैट्रिक, ठीक है, और जो ओरिजिनल मैट्रिक था आपस में क्या है, रो इक्विवेलेंट है, ठीक है। चूँकि हमने इसको इसी से ही जनरेट किया है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाए हैं और इसको इसी से ही जनरेट किया कुछ ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो एट द एंड जो मेरे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन मैट्रिक आया है वो और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के आपस में रो इक्विवेलेंट है। तो इट मीन्स कि जो रो स्पेस इसकी हो, जो रो स्पेस इसकी होगी ई की, वही रो स्पेस इसकी भी होगी, ठीक है। इसकी रो स्पेस क्या थी, R1 प्राइम एंड R2 प्राइम, तो इसकी रो स्पेस क्या होगी, सेम R1 एंड R2। सेम फॉर कॉलम स्पेस कि जो सेम फॉर कॉलम स्पेस के देखें, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। जब हमने इसमें से कंपेयर किया, देखें ये C1 प्राइम एंड C2 प्राइम आर लीडिंग एंट्रीज इन द रिड्यूस्ड एचेलॉन मैट्रिक्स, ठीक है। जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे देन देखेंगे कि C1 प्राइम एंड C1, ठीक है, और यहाँ से C2 प्राइम के लिए ये C2, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये दो मैट्रिक्स वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और ये भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चाहे आप ये लें चाहे आप ये लें, ठीक है, बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। और ये जनरेट क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स की वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं ये वाले दो मैट्रिक्स, ठीक है। सो only C1 and C2 are linearly independent, so column space is span of C1 C2 and span of C1 prime C2। अभी आपकी मर्ज़ी, आप C1 C2 लें या C1 प्राइम C2 प्राइम लें, क्योंकि दोनों रो इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने रो ऑपरेशन लगाया ना, दोनों आपस में इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरी है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। रो स्पेस बेसिकली क्या है आपको समझ आ गया होगा होपफुली, ठीक है, कि क्या है आपके पास जो मैट्रिक है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स में से रो वेक्टर्स निकालें और इस तरह के वेक्टर्स हों कि वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, ठीक है, और वेक्टर स्पेस को स्पेन भी करें, ठीक है। वेक्टर स्पेस स्पेन्ड बाय द सेट ऑफ रो वेक्टर्स इन M/N मैट्रिक इज़ कॉल्ड रो स्पेस, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं रो ऑफ ए, ठीक है। सेम फॉर कॉलम स्पेस कि ऐसी वेक्टर स्पेस जो कि किसी मैट्रिक ए के कॉलम से स्पेन की जाए उसको क्या कहते हैं, कॉलम स्पेस, ठीक है। आगे एक थ्योरम है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स जो कि रो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो टू रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव द सेम रो स्पेस, ठीक है। कि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या था कि प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है ए, इसको हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास जो है डिफरेंट मैट्रिक्स आए, ठीक है, रो ऑपरेशन लगाने से। अब ये है कि रो स्पेस चाहे आप इसकी निकालें चाहे इसकी निकालें, चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी, ठीक है, रो स्पेस सेम ही आएगी। बेसिस डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना, बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो रो स्पेस आएगी, ठीक है, रो स्पेस क्या होगी, बेसिकली उन बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगी। ये बेसिस है ना, ये बेसिस है, ठीक है, इन बेसिस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास वेक्टर स्पेस जनरेट होगी ना, वो सेम होगी, चाहे आप इसकी बेसिस यूज़ करें चाहे आप इनकी बेसिस यूज़ करें, ठीक है तो R1 R2 ना, देखें इस ये वाली बेसिस और ये वाली बेसिस फ़र्क है, ठीक है, चाहे इसकी बेसिस यूज़ करें चाहे इनकी या चाहे इसकी बेसिस यूज़ करें, ठीक है, हर एक की बेसिस से जो वेक्टर स्पेस जनरेट होगी वो बहरहाल सेम होगी, ठीक है। थ्योरम में हमने यही बात देखी है कि टू रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव सेम रो स्पेस, बेसिकली इस बात का ये मकसद था। उसके बाद नेक्स्ट है रो स्पेस ऑफ एन एचेलॉन मैट्रिक्स, ठीक है, तो वही वाली बात कि द नॉन ज़ीरो रोज ऑफ एन एचेलॉन मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड फॉर्म अ बेसिस फॉर इट्स रो स्पेस इफ़ अ मैट्रिक इज़ रिड्यूस्ड टू एन एचेलॉन मैट्रिक्स। वही वाली बात है, वही सारी कहानी लिखी हुई है, रिपीट कर रहे हैं कि कभी मैट्रिक को उसको अगर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें देन रो स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ जो उसकी एचेलॉन फॉर्म होगी दोनों की सेम होगी, ठीक है।
अब एचलॉन फॉर्म में आपने क्या करना होगा, आज एचलॉन फॉर्म में आपने सिर्फ कंसीडर करनी होगी नॉन ज़ीरो रोज़ को, ठीक है। नॉन ज़ीरो जो रोज़ होंगी वहीं बेसिस बनाएंगी, ठीक है, वहीं ही हमारी रो स्पेस को जनरेट करेंगी और वहीं हमारी रो स्पेस के लिए हमारा वहीं स्पेनिंग सेट होगा। उसके बाद है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें पढ़ चुके हैं ना कि डायमेंशन क्या थी, नंबर ऑफ वेक्टर इन बेस सेट, ठीक है। और बेस क्या है, वो वेक्टर वो सेट ऑफ वेक्टर जो कि किसी वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है या जनरेट करता है, ठीक है। टू डिटरमाइन रो स्पेस ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस को जब डिटरमाइन करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली आप उस मैट्रिक को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें बाय अप्लाइंग सूटेबल रो ऑपरेशन। एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक आया है, ठीक है, उसमें आप देखें कि कौन सी रोज़ नॉन ज़ीरो है। जो रोज़ नॉन ज़ीरो होंगी आपकी वहीं रोज़ जो है आपके मैट्रिक ए को स्पैन करेंगी, जनरेट करेंगी, ठीक है। तो वहीं जो वेक्टर्स होंगे, रो वेक्टर्स, वो एक्चुअली क्या है, वो बेसिस है फॉर द रो स्पेस जनरेट बाय द रोज़ ऑफ द मैट्रिक ए, ठीक है। वो जो क्या कहते हैं इसको, हाँ, वो जो वेक्टर्स थे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन एचलॉन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, वो एक्चुअली क्या है, वो जनरेट कर रहे हैं रो स्पेस को, तो वो क्या है, एक्चुअली बेसिस हैं, ठीक है। अब 2 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। बेस सेट में आप काउंट कर लें कितने वेक्टर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं वो क्या है, उसकी डायमेंशन बन रहे हैं, ठीक है। अगर 2 वेक्टर्स हैं तो डायमेंशन क्या है, 2। अगर 3 वेक्टर बना है तो डायमेंशन क्या होगी, 3, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन के लिए हम रैंक लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप डायमेंशन को रैंक भी कह सकते हैं। डायमेंशन ऑफ रो एंड कॉलम स्पेस फॉलोइंग, अच्छा, एक रिलेशनशिप है बिटवीन डायमेंशन ऑफ रो एंड कॉलम स्पेस, और वो ये है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक हो, ठीक है, आप उसकी रो स्पेस निकालें, कॉलम स्पेस निकालें, दोनों का आप डायमेंशन निकालें, तो एट द एंड आप गौर करेंगे कि डायमेंशन दोनों की सेम है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रो रैंक हो या डायमेंशन ऑफ रो स्पेस हो या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस हो, दोनों सेम होगा, ठीक है। रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक हैव द सेम डायमेंशन। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि रो रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल है कॉलम रैंक ऑफ ए, ठीक है। इसको फर्दर प्रूफ भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन में, प्रूफ नहीं करेंगे, सॉरी, वेरीफाई करेंगे इसको डिफरेंट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक को डिफाइन कर रहा है कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस या कॉलम स्पेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैट्रिक का रैंक फाइंड करने का मेथड बता रहा है, ठीक है। इसको करेंगे जब क्वेश्चन तो ये तभी क्लियर होगा। अभी इसको ऐसे ही देख लें ओरली कि जो भी मैट्रिक है उसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद देखें आप उसमें कौन कौन सी रोज़ नॉन ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। मार्क द नॉन ज़ीरो रोज़ ऑफ रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म मैट्रिक, ठीक है। उसको मार्क करने के बाद देन कंपेयर करें एचलॉन फॉर्म की नॉन ज़ीरो रोज़ और ओरिजिनल ए की नॉन ज़ीरो रोज़, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी, चूँकि हैं तो दोनों रो इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप ई की जो रो नॉन ज़ीरो रोज़ थी उसको आप बेस कह दें या ए की नॉन ज़ीरो रोज़ को बेस कहें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मोस्टली ए की ही नॉन ज़ीरो रोज़ को बेस कहते हैं, ठीक है, जो कि ई से करस्पॉन्ड करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द रोज़ ऑफ ए मार्क इन 3 आर द बेसिस ऑफ द रो स्पेस, ठीक है। अगर डायमेंशन निकालें तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वेक्टर इन द सेट बेस, ठीक है। अब जब कॉलम के लिए है तो कॉलम के लिए क्या है, ट्रांसफॉर्म ए इंटू रिड्यूस्ड रो एचलॉन मैट्रिक्स ई, ठीक है। रिड्यूस्ड रो एचलॉन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद मार्क करें कॉलम ऑफ ई कंटेनिंग लीडिंग वंस, ठीक है। कि देखें आप कौन से कॉलम है जिसमें लीडिंग एलिमेंट 1 है और बाकी सारे के सारे उसके अलावा 0, वो कॉलम आपने मार्क करना है। फिर उसको करस्पॉन्ड करना है विद द मैट्रिक ए, विद द कॉलम ऑफ द मैट्रिक ए, ठीक है। तो कॉलम ए की जो मैट्रिक करस्पॉन्ड कर रहे हैं लीडिंग वंस कॉलम ऑफ ई, ठीक है। देन वो जो है आपके क्या होंगे, वो बेसिस बना रहे हैं फॉर कॉलम स्पेस ए, ठीक है। काउंट करें मैट्रिक्स को तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, रैंक ऑफ कॉलम स्पेस या डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। मज़ीद इसके क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपको ये क्लियरली हो जाएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करनी है नल स्पेस, ठीक है, रो स्पेस, कॉलम स्पेस और आल्सो रैंक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखें डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंट भी दिया जा रहा है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला हिंट सिर्फ उस केस में होगा जहाँ आपके पास स्क्वायर मैट्रिक हो, ठीक है। रेक्टेंगल केस के लिए हम इस हिंट को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इट कॉन्ट बी यूज्ड।
एनीवेज हेयर इज़ एन एग्जांपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए है। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है। क्वेश्चन है कि बेसिस निकालें नल स्पेस के लिए, बेसिस निकालें रो स्पेस के लिए, बेसिस निकालें कॉलम स्पेस के लिए, एंड आल्सो फाइंड रैंक ऑफ ए। ठीक है, उन्होंने कहा था रैंक ऑफ ए, मैंने लिखा है रैंक ऑफ ए, ताकि यहाँ पर वो जो थ्योरम पर है ना वो वेरीफाई भी हो जाए कि रो स्पेस ऑफ ए और नहीं, रैंक ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नल स्पेस निकालते हैं। पहले भी आपको नल स्पेस का क्वेश्चन करा चुकी हूँ, मैंने कहा इसको दोबारा से यहाँ पर रिवाइज कर दूँ। नल स्पेस के लिए क्या है कि मैट्रिक ए को कन्वर्ट किया, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू 0, ऑगमेंटेड मैट्रिक राइट कर लें ए 0। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इन 0 को राइट करें या ना करें, क्योंकि ये है तो 0, इसको जमा करें, नफी करें, ज़रूर करें, जो कुछ भी करें 0 का 0 ही रहेगा, कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आगे फर्दर राइट नहीं किया, इसको ओमिट कर दिया। ठीक है, तो ये ए व 0 ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले 1 ले आए, इनको एक्सचेंज कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 0 आने के लिए जो भी ऑपरेशन प्रॉपरली सूटेबल है वो लगाएंगे। ये 0 आ गया, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 नहीं आया, बल्कि 1 को जनरेट किया 1/7 R2 करके, या 1 आ गया। उसके बाद ये इनको 0 करना है, ये हो गए, यहाँ पर 1, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर वाले 0 ये हो गए। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है 0 हो गया। ठीक है, अगर ना होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि R3 में हमें सिर्फ एक ही लीडिंग 1 चाहिए। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, हर रो में एक ही लीडिंग 1 चाहिए होता है। अगर नहीं हो रहा, 0 हो गई कोई रो, तो इट्स ओके, आप आगे बढ़ें, अगली रो की तरफ आएँ। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक कन्वर्ट हमारा। ठीक है, अब इसको चूंकि हम नल स्पेस निकाल रहे हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम C1 को डिनोट करता है, सेकंड कॉलम C2, C3 और C4, तो ये हो जाएगा C1 प्लस 0 C2 प्लस 0 C3, और ये -10/7 C4 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम यहाँ से भी C2 और प्लस 0 C3 और -2/7 C4 इक्वल टू 0, यहाँ से C3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पर C3 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 0। ठीक है, और जिसके मुकाबले में C1 C2 डिपेंड कर रहे हैं 4 के ऊपर, ऐसा है ना, C1 C4 पे डिपेंड कर रहा है, C2 भी C4 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसको हल करने का एक तरीका यह है कि आप C4 को कोई एक्सटर्नल अपनी तरफ से कुछ कोई वेरिएबल या कोई पैरामीटर असाइन करते हैं। मैंने C4 को पैरामीटर S असाइन किया हुआ है। जब C4 को S असाइन किया है तो इस तरह से मेरे पास C1 और C2 की वैल्यूज़ भी आ गई। देखें C1 आ जाएगा, यहाँ से C2 आ जाएगा। ठीक है, C1 और C2 S की फॉर्म में आ गए, C3 0 था और C4 S है। तो अब नल स्पेस क्या बन गई, -10/7S, -2/7S, 0S। अगर S कॉमन निकालें तो -2/7, -2/7 और 0 1, ये नल स्पेस बन गई। ठीक है, और इस नल स्पेस ऑफ A इज़ जनरेटेड बाय दिस वेक्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर है इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन से इसकी नल स्पेस बनेगी। ठीक है, आप S को 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5, इसको डिफरेंट वैल्यू देते जाएँ, आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स आते जाएंगे। ठीक है, और हर वेक्टर जो भी होगा वो क्या होगा, उसको जब आप इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए की जो नल स्पेस है दैट इज़ स्पेन्ड बाय और जनरेटेड बाय दिस वेक्टर v विच इज़ -10/7, -2/7, 0 एंड 1। तो मतलब क्या है, नल स्पेस की जो बेस है वो क्या है, ये वेक्टर v है। ठीक है, ये s को रिमूव करने से जो ये वेक्टर बनेगा ये नल स्पेस की बेस है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस नल स्पेस की डायमेंशन निकालें तो दैट इज़ 1, क्योंकि बेस में सिर्फ एक वेक्टर इंक्लूडेड है। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन की अब रो स्पेस फाइंड करते हैं। देखिए वही मैट्रिक ए है, इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, चूँकि हम कह चुके हैं कि पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि दो मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसके ऊपर हमने रो ऑपरेशन लगाया है वो इक्विवेलेंट है अपने उसी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के। ठीक है, 2 रो इक्विवेलेंट मैट्रिक। अब यहाँ पर हमारे पास है 2 रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए एंड ई। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली रो स्पेस निकालें। तो अब आप देखें अपने रिड्यूस्ड एचेलॉन मैट्रिक में कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी नॉन ज़ीरो रोज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास लकीली तीनों नॉन ज़ीरो रोज़ आ गई है। देखिए R1 भी नॉन ज़ीरो है, R2 भी नॉन ज़ीरो है, R3 भी, कोई ना कोई मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो 3 रोज़ हैं, R1 प्राइम, R2 प्राइम, R3 प्राइम। ठीक है, अब करना क्या है, इनको कंपेयर करें ओरिजिनल मैट्रिक्स से। यहाँ पर भी R1 प्राइम है, तो ये R1 प्राइम का यहाँ पर इमेज क्या बन रहा है, R1। R2 प्राइम है, इसका इमेज क्या बन रहा है, R2। R3 प्राइम का इमेज R3 बन रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस मैट्रिक A की रो स्पेस क्या है, रो स्पेस इज इक्वल टू स्पेन ऑफ R1, R2, R3 या स्पेन ऑफ R1 प्राइम,
R2 प्राइम R3 प्राइम, ठीक है। अब आप एक वेक्टर स्पेस को स्पेन करें, जनरेट करें, ठीक है। जिन वेक्टर्स को यूज़ करके स्पेन या जनरेट किया जा रहा है वो जो वेक्टर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं। मतलब कि R1 R2 R3 इस मैट्रिक्स की रो स्पेस के लिए बेसिस हैं, R1 R2 R3, ठीक है। चाहे R1 R2 R3 लें या R1 प्राइम R2 प्राइम R3 प्राइम लें, ठीक है। दोनों हैं तो रो इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर डायमेंशन या रो स्पेस फाइंड आउट करें तो वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ वेक्टर इन बेस सेट इज़ कॉल्ड डायमेंशन या रो रैंक, ठीक है। तो अब देखें इसकी बेस में ओनली 3 वेक्टर्स हैं तो डायमेंशन या रो रैंक क्या हुई, 3, ठीक है। अब कॉलम स्पेस अगर निकालें तो देखिए ये मैट्रिक ए था, हम इसकी कॉलम स्पेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, कॉलम स्पेस के लिए आप क्या करें, अपनी रिड्यूस्ड एचेलॉन मैट्रिक में देखें कि कौन कौन से कॉलम है जिनमें लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एंट्री मौजूद है। देखिए यहाँ पर ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम में ये लीडिंग एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में ये लीडिंग एलिमेंट है, बाकी सारे के सारे ज़ीरो। अब यहाँ पर कोई नेक्स्ट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे हो गए, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये हमारे पास क्या बने, C1 प्राइम C2 प्राइम C3 प्राइम आर द अब हमने क्या करना है, C1 प्राइम C2 प्राइम C3 प्राइम को बेसिकली कंपेयर करना है विद द कॉलम ऑफ द मैट्रिक A। C1 प्राइम का इमेज C1 है, C2 प्राइम का इमेज C2 और C3 प्राइम का इमेज C3। इट मीन्स के कॉलम स्पेस ऑफ A इज़ जनरेटेड बाय द C मैट्रिक वेक्टर C1 C2 C3 या बेशक आपकी मर्ज़ी C1 प्राइम C2 प्राइम C3 प्राइम का दें, क्योंकि तीनों ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जिस कॉलम में लीडिंग एलिमेंट मौजूद नहीं होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा बल्कि डिपेंडेंट होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा C4, ठीक है। तो कॉलम स्पेस इज इक्वल टू स्पेन ऑफ C1 C2 C3 विच इज़ इक्वल टू स्पेन ऑफ C1 प्राइम C2 प्राइम C3 प्राइम, और बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस क्या हुई, ये C1 C2 C3, ठीक है। C1 C2 C3 की जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये इसकी वेक्टर स्पेस बनेगी, कॉलम स्पेस, ठीक है। और C1 C2 C3 बेसिकली है क्या, कॉलम स्पेस बेसिस है कॉलम स्पेस की। और डायमेंशन क्या हुई, रैंक ऑफ कॉलम स्पेस क्या हुई, 3। यहाँ वेरीफाई हो गया ना कि हमने कहा था कि रैंक ऑफ कॉलम स्पेस एंड रैंक ऑफ रो स्पेस बोथ आर इक्वल। रो स्पेस का रैंक भी 3 था और कॉलम स्पेस का रैंक भी 3 था। यहाँ पर उस थ्योरम की भी वेरिफिकेशन हो गई। एक और क्वेश्चन देख लें ज़रा, यहाँ पर देखें एक हमारे पास मैट्रिक है A, ठीक है। A मैट्रिक है, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पर देखें मैंने क्या कहा था कि आपने अपने मैट्रिक में देखना है कौन कौन सी जो आपके वेक्टर्स हैं कौन कौन से वेक्टर्स में लीडिंग वन है। तो यहाँ पर बाई चांस तीनों में लीडिंग वंस हो गए, तो ये तीनों C1 C2 C3 प्राइम्स आर द स्पेनिंग सेट फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ A, ठीक है। आपकी मर्ज़ी C1 प्राइम C2 प्राइम C3 प्राइम करें या C1 C2 C3 करें, ठीक है। दोनों की स्पेनिंग सेट जो है वो सेम ही होगा और कॉलम रैंक भी बेसिकली दोनों का 3 ही आ रहा है। एग्जाम्पल 5 देख लें ज़रा। एग्जाम्पल 5 में मैट्रिक है मेरे पास, देखें ये इन्होंने रिड्यूस एचेलॉन मैट्रिक ही दे दिया, ठीक है। तो देखें लीडिंग एलिमेंट्स कहाँ हैं, ये 1 है, ये सेकंड में है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक लीडिंग 1 हो गया है, उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट थर्ड रो पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ले लिया, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी R3 में एक लीडिंग एलिमेंट कंसीडर हो चुका है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ में भी नहीं, फोर्थ रो पूरी की पूरी 0 है। तो कॉलम स्पेस क्या बन गई, C1 C2 एंड C4, ये बन गई कॉलम स्पेस के लिए बेसिस, ठीक है। ये कॉलम स्पेस के लिए बेसिस हो गया C1 C2 एंड C3। और रो स्पेस क्या बनेगी, R1 R2 R3, ठीक है। C1 C2 और ये C4, ठीक है, ये वाला ये बना रहा है रो स्पेस, C1 C2 C4 रो स्पेस बना रहा है। इसको क्यों नहीं लिया C3 को, क्योंकि सेकंड रो वाला 1 जो है ऑलरेडी इसको ले चुके हैं, तो इसको लेने की अब ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी नहीं लिया क्योंकि ये वाला ऑलरेडी जो है हम ले चुके हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 तक कीजिएगा एक्सरसाइज के। बाकी क्वेश्चन जो है मैं करवाऊँगी जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन की बाकी तब कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है मैथ करने के लिए। आप देख कर इसको कभी नहीं कर सकते, आप कहें कि इसको देख लें और ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनको आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह पहले तो कोई मसला नहीं होगा, अगर होगा तो देन कांटेक्ट कीजिएगा मुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।